हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट फेज़र डायग्राम, जिसको हम वेक्टर डायग्राम के भी नाम से जानते हैं। ये डायग्राम हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है और शो करता है बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ एसी। वी नो दैट जो इनकी इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट की और ईएमएफ की, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी and E is equals to E naught sin omega t, where omega t is the phase angle in this equation also and this equation also. So let we consider that कि हमारे पास जो EMF की equation है that is E is equals to E naught sin omega t, और current के लिए हमने equation consider कर ली that is I is equals to I naught sin omega t plus phi. Angle increase हो गया. So complete omega t plus phi is the phase angle. इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप हमें मिलेगा बिटवीन देम, जो डायग्राम से हम शो करेंगे दैट इज फेजर डायग्राम. सो दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड इन दिस डायग्राम जो पीक वैल्यू होगी एसी की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की चाहे करंट की, वो हम एरो से शो करेंगे. सो करंट की है पीक वैल्यू आई नॉट, वो मैंने यहाँ एरो से शो कर दी. ईएमएफ के लिए पीक वैल्यू है ई नॉट विच इज ऑल्सो शोन बाय दिस एरो. सो ये एरो को हम बोलते हैं फेजर्स. जो फेज डायग्राम में पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इन एरो को बोलते हैं हम फेजर्स. और ये फेजर्स रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम एक्स एक्सिस. इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से ये रोटेट करेंगे. सो द प्रोजेक्शन फ्रॉम दीज फेजर, इनका जो प्रोजेक्शन होगा इन फेजर्स का किसी भी एक्सिस के ऊपर, वो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा. जैसे ये फेजर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई करंट की, ई नॉट का है दैट इज ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई करंट की. अगर मेरे पास एंगल और ज़्यादा होता, अगर ये फेजर डायग्राम यहाँ पे मैं फेजर आई नोट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती और ये इसका एंगल होता, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता इस एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, वो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता उस पर्टिकुलर पीक वैल्यू के लिए. सो इफ साइन इक्वेशन अगर हम यूज करें प्रोजेक्शन के लिए, जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ है, देन प्रोजेक्शंस आर मेड ऑन एक्स एक्सिस. सो दिस इज एंगल फाई, जो कि आई नॉट के लिए है. कंप्लीट एंगल मेरा यहाँ से बन रहा है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई. और ईएमएफ के लिए अगर हम फेज एंगल देखें तो दिस इज फेज एंगल दैट इज ओमेगा टी. So phasor diagram is simply a diagram which show phase relationship between alternating current and alternating EMF. Now let we discuss our topic that is AC circuit containing resistance only. एक ऐसा सर्किट AC का जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो उसके लिए करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, EMF का रिलेशन पीक वैल्यू के साथ क्या होगा, उसके लिए फेजर डायग्राम कैसा होगा, वो सब इस टॉपिक में इंक्लूडेड है. जैसे ये जो डायग्राम है, दिस इज एन एसी सोर्स, और इस एसी सर्किट के अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. सो कंसीडर एन एसी सोर्स जो कि एक रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, एंड वी नो दैट अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, E naught is the peak value of alternating EMF, and omega t is the phase angle and omega is the angular velocity. So रेजिस्टेंस के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो करंट का और EMF का रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है दैट इज I इज इक्वल्स टू E बाय आर. ओम्स लॉ से क्या होता था, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, लेकिन यहाँ EMF की बात चल रही है which is also maximum potential difference and this is potential difference. So हमारे पास इक्वेशन है I is equals to E by R, और E जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, उसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा दैट इज I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट अपॉन में आर इंटू में साइन ओमेगा टी. लेकिन करंट इस सर्किट में कब मैक्सिमम होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और I इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा,
आई नॉट के बराबर। जब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी तब ई, क्योंकि वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर और आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, ये अंडरस्टैंड है। तो जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो इस इक्वेशन में आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगी। और आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर जो कि यहाँ से निकला है, अगर इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में रख दूँ तो इक्वेशन किस तरह की होगी, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर जो कि किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर, विच इज इक्वल्स टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी। हमें पता है एसी के लिए यही स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट की, लेकिन जब सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है तब उसके फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ना फेज इंक्रीज हुआ ना फेज एंगल डिक्रीज हुआ, ना इसके साथ प्लस में कुछ आया ना माइनस में कुछ आया। मीन्स जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है करंट की, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एसी इन रेजिस्टेंस। और इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से ये क्लियर है कि रेजिस्टेंस जब कंटेन कर रहा है एक एसी सर्किट तो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर इन सेम फेज। इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी था ईएमएफ का, और करंट का भी जो फेज एंगल आया है दैट इज वो भी ओमेगा टी है, दोनों सेम फेज में है, डिफरेंट फेज में नहीं है। तो इनके लिए जो फेजर डायग्राम बनेगा ये होता है अल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम बनाएंगे बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, जो कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम फेजर्स को, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर। आप इकट्ठे ही लिख सकते हो या अलग अलग भी ले सकते हो, ई नोट को अलग भी ले सकते हो। ये इकट्ठा इसीलिए लिख दिया क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, ओमेगा टी। अगर मैं अलग अलग लिखती यहाँ पे आई और यहाँ आई नोट और यहाँ पे ई नोट, मीन्स ये इतना थोड़ा सा डिफरेंस आता एंगल का, लेकिन इसमें एक ही लाइन में रिप्रेजेंट इसीलिए किया है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स एंगल में डिफरेंस है, चाहे इंक्रीज हो एंगल चाहे डिक्रीज हो। एक ही लाइन का मतलब क्या है, दोनों का एंगल सेम है, फेज सेम है, दैट इज ओमेगा टी। और जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर वो हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है करंट की और ईएमएफ की। सो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अगर हम कंपेयर करें जो कि हमारे पास आई है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, मीन्स करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, जो कि ओम्स लॉ है। मीन्स दिस बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम फॉर एसी एज वेल एज डीसी एंड रेजिस्टेंस कैन ब्लॉक एसी एज वेल एज डीसी। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो बिहेवियर ओम्स लॉ के अंदर भी यही था, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और इसके अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि पीक वैल्यू दोनों की ई नॉट अपॉन में आर है। मीन्स रेजिस्टेंस का बिहेवियर एसी हो चाहे डीसी हो दोनों के लिए सेम होगा। तो रेजिस्टेंस एसी को भी ब्लॉक कर सकता है और रेजिस्टेंस डीसी को भी ब्लॉक कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट an AC circuit contain only resistance, and on this topic numericals ज़रूर आएंगे।